नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो देश में और जहां राजनीतिक दल युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान एक बार फिर से 77 साल के कमलनाथ के हाथ में आ गई है। अब सोमवार शाम भोपाल में कमलनाथ के घर पर पूर्व मंत्रियों और पदाधिकारियों की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि अगले 2023 में होने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में इसे लड़ा जाएगा। जहां एक तरफ कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुटता का संदेश देते हुए सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी कमलनाथ के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनकी उम्र को निशाना बना रहे हैं। अब सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की उम्र पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस बूढ़े दूल्हे को सेहरा पहना रही है और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में युवाओं की वकालत भी कर चुके हैं। अब बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक के लिए उम्र का एक क्राइटेरिया तय किया है और लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे कई नेताओं को बीजेपी उम्र का हवाला देकर रिटायर कर चुकी है। लेकिन उनके साथ ही कमलनाथ अब भी एमपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई राजनीति में उम्र मायने रखती है या फिर अनुभव, और क्या कमलनाथ के नेतृत्व पर जनता उनका हाथ थामेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ खास पैनल भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला चुनाव कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के हित के लिए, जो बार बार मैं कहता था, उस भावना को सर्वसम्मति से हम सब परिवार के लोगों ने, कांग्रेस के जितने सीनियर नेतागण हैं, जितने परिवार के जो मंत्री उनके साथ रहे वो, और लगभग एक भाव सबका, फिर से मध्य प्रदेश की आवश्यकता है, फिर से कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है, और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। जिन माननीय नरोत्तम मिश्र जी ने कांग्रेस के आंतरिक निर्णय पर आपत्ति उठाई है, कांग्रेस उनसे पूछना आप चाहती है कि कांग्रेस के हैं कौन? क्या वो यह कहने की हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे वो होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे भी। मगर नरोत्तम जी इस स्थिति में है क्या कि वो कह दें कि शिवराज सिंह जी हमारे चेहरे होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे या वो खुद दूल्हे बने हुए हैं वो चेहरे होंगे? संन्यास की उम्र। तो देखा आपने, चारों ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जब बीजेपी इसको लेकर अपनी बात कह रही है, वहीं कांग्रेस इस बयान पर आपत्ति जता रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उम्र जो है वो अगर ज्यादा हो जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति, अनुभवी राजनीतिज्ञ, राजनीति के योग्य नहीं रहता है? ये कैसे साफ किया जाए, इस स्थिति पर कैसे मोहर लगाई जाए? क्या वाकई ये सब सही है? इस तरह के तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों को आज हम जानेंगे, पूछेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे कमलनाथ, ये एक प्रश्न चिन्ह है पिछली बार। और आइए इस ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करें हमारे गेस्ट की ओर, जो हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मिथुन अहरीवार प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से ये जानना चाहूंगी कि वाकई आपको लगता है कि अगर व्यक्ति की उम्र हो जाए तो उसका अनुभव जो है वो खत्म हो जाता है और वो राजनीति में रहने के योग्य नहीं रहता, यानी कि आपके लिए योग्यता उम्र पर कहीं ना कहीं आधारित है? देखिए, आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं और आप ये सब छोड़े, अपन फंक्शनिंग देख ले, फिजिकल फंक्शनिंग को यदि देखें तो कमलनाथ जी 10 दिन भी नहीं गुजार पाते महीने में मध्य प्रदेश। आजकल तो देश भी नहीं पाते, अधिकांश समय उनका क्या सुबह ही कट जाता है। दो पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विपक्ष के लिए। एक होता है विधायक दल का विपक्ष का नेता, जिसको हम नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और एक जो पूर्णकालिक पद। ठीक है।
नहीं रहते का दर्जा मिलता है। वही दूसरा पद होता है विपक्ष के दल का, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष होना, उसमें भी फुल टाइम पीसीसी में बैठना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों पदों को पहले तो एक ही व्यक्ति ने रख लिया और रखने के बाद उसको जेब में डाल के वो दुबई चले गए, मतलब रहते ही नहीं है यहाँ पे। फिर वो आते हैं तो आप देखेंगे उनकी कंडीशन ये रहती है कि एक भी बैठक जो है वो पीसीसी में नहीं होती। ठीक है। सारी बैठकें कहाँ होती है? उनके बंगले पे होती है। चुनाव कहाँ होता है? बूथ पे होता है। तो बूथ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगला है? और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए विपक्ष का नेता या विपक्षी दल का नेता जो वॉइसेस होती हैं उनको उठाने का लोकतंत्र में एक जरिया होता है। भाई अतिथि शिक्षक हैं उनके विषय है, संविदा बिजली कर्मी है उनके विषय है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद जाकर उनके विषयों को लेता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं, इनका समाधान शिवराज जी करेंगे। तो आज की डेट में चाहे सरकार हमको चलानी हो या हमको विपक्ष के अनुकूल जो मुद्दे दिखते हैं उनको भी हमको टेकअप करना पड़ता है, वहां कोई मिलता ही नहीं है। अभी इन्होंने एक आंदोलन किया कल परसों नरसों महंगाई को लेकर, तो क्या किया पता है आपको? अपने बंगले के बाहर ही 7 मिनट 12 सेकंड बैठे हैं वो। तो अब आप मुझे बता दीजिए ऐसे में कैसे चलेगा? अच्छा वो 80 के हो रहे हैं, ठीक है, आपने देखा मतलब हितेश जी आप चाहते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट खड़े हो तो फिर तरीके से खड़े हो, आपको आपत्ति आखिर कहाँ है? ये मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है सर। अपने ही विरोधी को कह रहे हैं कि विरोध तो आपने ढंग से जताया नहीं, ये भी बड़ी अलग सी बात है। बहरहाल मिथुन जी हमारे साथ काम हमको करना पड़ रहा है। चलिए मिथुन जी की भी राय ले लेते हैं। आपकी बात का जवाब देने के लिए है हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, हितेश जी जितनी भी बातें कह रहे हैं, क्या आप इन बातों का समर्थन करते हैं? विरोध तो आप जता रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं जता रहे हैं, तो तरीका एक बार बीजेपी से पूछ के विरोध जताइए। नहीं, बीजेपी एक प्रॉपर फॉर्मेट भेज दे कि कितने मिनट विरोध जताने पे इन्हें 350 का जो सिलेंडर है वो जो महंगा लगा करता था उसके मुकाबले 1000 रुपए का सिलेंडर महंगा रखने लगेगा। 2-4 घंटे एक फॉर्मेट बना करके भेज दें कि पेट्रोल कितनी बार हम विरोध प्रदर्शन करेंगे तब जाकर के आपको महंगा लगेगा। रोज 80-80 पैसे कर करके आप लोग 9-10 रुपए बढ़ा देते हैं। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसके आधार पे, मतलब ये बहुत अच्छी बात कही कि हितेश जी और अजय बिश्नोई जी और उमा भारती जी सब लोग मध्य प्रदेश में विपक्ष के दल में कार्य है। मध्य प्रदेश को सरकार विहीन है क्योंकि सरकार का जो काम है वो तो शिवराज जी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रोजाना अगर गृह मंत्री जी बाइट देते हैं तो वो कांग्रेस के ऊपर बाइट देते हैं, वो कानून व्यवस्था के ऊपर तो बोलते नहीं है। इसी तरीके से शिवराज जी देखिए कितनी अच्छी बात कही हितेश जी ने, बड़े विद्वान साथी हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है। थोड़ा संयम रखिए, आप बोल रहे थे सर, आपको वक्त मिला, मिथुन जी को बोलने दो। जी मिथुन जी पूरी करें आप। कमलनाथ जी पर तो टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की सुशासन की रिपोर्ट दिल्ली जाकर के जारी होती है और उस दिल्ली की रिपोर्ट के खिलाफ जो दिल्ली कहती है कि मध्य प्रदेश चौथा सबसे गरीब राज्य है, वो दिल्ली की रिपोर्ट जो कहती है तीसरी बहन जी, ये तो आपका सुविधा है, वो दिल्ली जो कहती है कि दूसरे नंबर पर हम बेरोजगारी में है, वो दिल्ली जो कहती है पहले नंबर पर हम आदिवासी अत्याचार में, कुपोषण पे। तो आप दिल्ली जाकर के किसको चुनौती देना चाह रहे हैं? खैर शिवराज जी का विषय है। चलिए ये तो बहुत दाएं बाएं की बात हो गई। मेरा सीधा सा सवाल एक ये भी है आपसे मिथुन जी कि कमलनाथ जी के नाम पर इस तरह से जो आपत्ति बीजेपी कर रही है, और थोड़े लोगों के जहन में ये प्रश्न होगा, प्रदेश की जो जनता है उनके भी जहन में ये प्रश्न जरूर होगा कि सिर्फ कमलनाथ ही क्यों, कोई और भी तो नेता हो सकता है। एक वो चेहरा जिस पर आपने चुनाव लड़ा, जो जीते, लेकिन उसके बाद प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया कुछ वक्त के बाद में। कैसे मैनेज करेंगे सर? कितना विश्वास आप जता पा रहे हैं और इसकी वजह क्या है? मुझे जरा ये भी समझना है। देखिए, अगर नकारने का क्राइटेरिया है तो 2018 के मुख्य चुनाव में, आम चुनाव में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में शिवराज जी को नकार दिया गया था, उनको किस हिसाब से मुख्यमंत्री बना दिया। और कमलनाथ जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी इसलिए आतंकित है कि कमलनाथ जी अपने पूरे जीवन काल में केवल 5 साल सत्ता से दूर रहे, बाकी हर बार जनता उनको सत्ता में भेजती है क्योंकि वो जनता के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आतंकित है क्योंकि 5 महीने पीसीसी अध्यक्ष रहने के बाद इनके 15 साल के कुशासन को उन्होंने खाल फेंका था और सरकार में आ गए थे। इसलिए कमलनाथ जी के नाम से आतंकित है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, उसका बेनिफिट आज भी जनता को IGJY आपके बिजली बिलों में लिखा हुआ नजर आता है। इसलिए आतंकित है कमलनाथ जी से कि 300 रुपए की पेंशन हम छोड़ करके गए थे, 300 से 600 अगर किसी ने किया तो वो कमलनाथ जी ने किया। इसलिए आतंकित है भारतीय जनता पार्टी के महाकाल मंदिर को अगर 300 करोड़ किसी ने दिए तो हमने दिए। इसलिए आतंकित है क्योंकि 1200 करोड़ रुपए का राम वन पथ गमन योजना हमने बनाई, तो
इन्होंने घोषणा की थी, हमने बनाई, इसलिए आतंकित है कि ओबीसी वर्ग के 3 मुख्यमंत्री देने के बाद चलिए, ये तो ओबीसी के पूरी लिए अगर फहरिस्त आपने गिरा दी। 27% आरक्षण किसी ने किया तो हमने दिया। फहरिस्त गिरा दी इसलिए आपने बहुत मिथुन स्वाभाविक जी। है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के नाम से आतंकित हो। हितेश जी, ये आतंक क्या कांग्रेस को वाकई अच्छा लग रहा आतंकित है। हैं आप कमलनाथ जी के नाम से? क्या बीजेपी डरी हुई है कमलनाथ जी के नाम से? मिथुन जी तो यही कह रहे हैं। चलिए मान लिया 18 में कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, पहले तो 15 साल बाद लगातार बन रही थी, उसके बाद भी कमलनाथ जी वो सरकार हमको देख ही नहीं देगा, संभली क्या उनसे, वो मुंह चलाते रह गए और सरकार चली गई। तो वो तो हमारे लिए है ना। अच्छा ये सब कर लिया है इसीलिए वो दुबई चले गए। हाँ। दुबई से 2 लोग चलाते हैं अपनी सत्ता, एक दाऊद इब्राहिम चलाता है और एक कमलनाथ जी चलाते हैं। आप सोचिए सोफिया जी और राहुल जी तक दिल्ली में रहते हैं पर कमलनाथ जी रहते ही नहीं है। अब ये बोलते हैं नहीं साहब वो नहीं भी रहे तो भी हम आतंकित है, हमको डर लगता है। अरे भाई ठीक है चलो तो संभाल लो आप गोविंद सिंह जी को जो बोलते। चलिए हितेश जी, अगर हम आपकी बात को मान भी लें कि देखिए कमलनाथ जी इतने वक्त से राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे, उन्हें दिल्ली होना चाहिए था लेकिन वो दुबई चले गए, इस तरह की तमाम बातें, तो फिर ये तो एक वीकनेस हुई कांग्रेस की और खासतौर पर कमलनाथ जी की, जैसे आप नाम भी ले रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है आपको सर? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होता, आपने कार्यक्रम रखा इसीलिए आए। और जो केरवा कोठी वाले हैं, जो चंबल वाले गोविंद सिंह जी हैं, सज्जन वर्मा, आप कल चेहरे देखिए ना, सुबह सबको लग रहा था कि शाम तक कोई फैसला तो हम लोग किसी को मिलेगा। ये सब काट के हो रहे हैं उनके 80 के चक्कर में। अच्छा। तो पूरी की पूरी कांग्रेस जो है आप देखिए उनके कोई ऊपर देख रहा है कोई नीचे देख रहा है, विजुअल देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है और शाम तक नतीजा कुछ नहीं, ना पटाखे फूट पाए ना कोई लड्डू खा पाया। तो इसमें स्थिति उनकी बहुत गंभीर है और ये गंभीरता उनके चेहरे पर दिख रही है। जहाँ उत्साह होना चाहिए वो कल की बैठक शोक सभा में तब्दील हो गई। फिर खुद ही कमलनाथ जी बोलते हैं उनका डिजिटल सदस्यता अभियान फ्लॉप है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो खुद ही उन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई, बोले ये हफ्ते के हफ्ते बैठेंगे। अच्छा बॉस, तो बॉस महीने के महीने आएंगे दुबई से ये हफ्ते के हफ्ते तो निराश हो रहा है। मिथुन जी, कैसे जनाधार खोजेंगे आप? ये एक बड़ा सवाल है और जनता भी इस बात को समझती है कि एक व्यक्ति जो कि राजनीति में सक्रिय ही नहीं है, जो सत्ता से कहीं ना कहीं अपने जब पद पर वो नहीं बने रहे, सीएम नहीं रहे, उसके बाद भी उन्हें प्रदेश की जनता का ख्याल रखना चाहिए था। फिर आपको क्यों लगता है कि ऐसे चेहरे को जनता जो है हामी भर देगी, ऐसे चेहरे पर विश्वास करेगी? देखिए भाजपा के फ्रस्ट्रेशन का कारण ये हो सकता है कि कमलनाथ जी को फिर से कल ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो हमारे चीफ मिनिस्टेरियल फेस होंगे। शिवराज सिंह जी को अभी तक घोषित नहीं किया गया है। भाजपा के हमारे विद्वान साथी यदि ऐसा कुछ हो गया निर्णय तो जरूर बताएं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई कमलनाथ जी दुबई में रहते हैं तो इतने वो रेलेवेंट क्यों, रोजाना क्यों आपके नेता कमलनाथ जी को लेकर के बयान देते हैं? उनके नाम से अगर वोट नहीं मिलते, उनको अगर वापस सत्ता में कोई पोटेंशियल, उनको उनके अंदर कोई पोटेंशियल जनता को नहीं, तो आपके लिए तो कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो मरणासन हो चुकी है ना कांग्रेस, आपके लिए कांग्रेस में तो भारत हो चुका है। तो दिन रात नहीं, दिक्कत ये है कि सरकार में रहने के बाद आपको प्रश्न करने का क्या अधिकार? प्रश्न करना तो जनता का काम है, प्रश्न करना तो मीडिया का काम है, प्रश्न करना तो विपक्ष का काम है। आपका तो काम करने का काम है सर, आप मुंह चलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप हाथ चलाइए, कलम चलाइए, अपने आप मेट्रो ट्रेन चलाइए, आप सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चलाइए, भाई साहब, मुंह चलाने से क्या होगा? हाथ भी चल रहा है, देखो कैमरे के सामने, दोनों बंद करिए और आप जनता को अच्छा, हाथ चला के तो आपको रोकना चाहूंगी। हितेश जी, आप मुझे ये बताइए कि उम्र का क्या जो बात आप कर रहे हैं उम्र को लेकर, ये उम्र की क्या सियासत है? अनुभव क्या उम्र के सामने कोई मायने नहीं रखता? कहते हैं कि अगर व्यक्ति अनुभवी है और खासकर कोई राजनीतिज्ञ अनुभवी है तो वो पार्टी को एक नई दिशा भी दे सकता है, अपने अनुभव से वो पार्टी के लिए बेहतर काम भी कर सकता है। यहाँ उम्र में आपको कहाँ से दिक्कत आ रही है सर? नहीं, हमें कोई दिक्कत बीजेपी के भी कई नेता ऐसे हैं जो अच्छे उम्र दराज हैं लेकिन अभी भी राजनीति में है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि उनके पास जो 2 पद हैं वो जनता के पद हैं और उनको न्याय दें। कार्यकर्ता उनकी ओर बड़ी उम्मीद से देखता है, वो शाम को हवाई जहाज उठा घर चले जाते हैं। तो कार्यकर्ता तो हमारे साथ रहता है ना सुबह से शाम तक। मिथुन भाई कैमरा बंद होने के बाद बोलते हैं कि साहब कुछ तो समझाओ, कुछ तो स्थिति बेहतर कराओ। तो हम कब तक बचाएं कमलनाथ जी को और कांग्रेस को? तो ये स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जहाँ विपक्ष की आवाज बनना चाहिए गायब में किसको आवेदन दे जाके? मिलते ही नहीं है भाई। मुझे समझ, तो मैंने बताया ना, पीसीसी छोड़ बंगले पे बैठे। चलिए मिथुन जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है मिथुन जी, बहुत अच्छी बात है। कैमरा बंद होती है। हितेश जी कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम तो वोट मिले थे और शिवराज जी के खिलाफ मिले थे। हमारी पार्टी वालों को समझाइए कि कब शिवराज जी को हटाएंगे पद से।
तो ये ऑफ द रिकॉर्ड जो आपने बातें कही है वो सामने आ रही, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। विषय आज ये है कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जो कही जाती है कि अब पीढ़ी का बदलाव हो रहा है, तो आज भी आप अपनी रिग्रेसिव बात करेंगे, आप पर्सनल कमेंट करेंगे। किसी की उम्र ज्यादा है तो उम्र के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की कितना फर्क है, 2 साल का डिफरेंस है। मतलब 2 साल बाद उनको क्या रिटायर हो जाना चाहिए राजनीति से? लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस अवस्था में, खैर आपने डाल भी दिया उस अवस्था में, अच्छी बात है। उम्र के साथ और मुझे लगता है हितेश वाजपेयी जी की उम्र जो है शिवराज सिंह जी से कम है, तो इन्हीं को मुख्यमंत्री फिर बना देना चाहिए अगर उम्र का ही क्राइटेरिया है। यहाँ रहे तो चलो उम्र मान लिया, तो दुबई अच्छा, शिवराज जी क्यों दिल्ली चले जाते हैं? 100 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदा उन्होंने? नहीं, भोपाल में रहे, मतलब शिवराज जी एमपी नगर से न्यू मार्केट प्लेन में जाएंगे क्या? 100 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदा है सर शिवराज सिंह जी ने? कहाँ जाने के लिए खरीदा है? अरे भाई जवाब दे दीजिए। जी आप बताइए, इनको शिवराज जी कहाँ रहते हैं और कमलनाथ जी कहाँ रहते हैं? हाँ बताइए ना। समझ में आता तो क्या चर्चा करें? आपको समझ में आता है बताइए ना। 100 करोड़ का प्लेन लेके शिवराज जी क्या मतलब शाहजहानाबाद पहुंचेंगे, भोपाल के इलाकों में घूमते रहेंगे क्या? मिथुन जी, हमारी जो डिबेट है ना ये भटकनी नहीं चाहिए। मिथुन जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी कहते हैं और हमेशा हमने देखा है राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या वाकई कांग्रेस में मौका मिलता है युवाओं को, अन्य लोगों को मौका मिलता है? परिवारवाद का आरोप हमेशा आपकी पार्टी पर लगता रहा है। नहीं, मतलब ऐसे कई नेता हैं जो युवा हैं, और हमारे यहाँ के युवा नेताओं को जब हम ग्रूम कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिच करके उनका स्वागत भी करती है। ऐसे भी उदाहरण आपने तो मध्य प्रदेश में भी देखा है। तो युवाओं, हमने राहुल जी ने हमेशा इस बात को मेंटेन किया है कि युवाओं और वरिष्ठों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उन दोनों के बीच सेतु बनने का जो काम है वो राहुल जी करेंगे। तो वो काम हमारे यहाँ किया जा रहा है। हमारे यहाँ सीनियर्स को भी जिम्मेदारी दी जा रही है और हमारे यहाँ युवाओं को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और हमारे यहाँ से तैयार युवा भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लीडर बन रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ युवाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो चर्चा चलती रहेगी। विषय आज ये है कि राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है। वो लोग जो धर्म, जाति, उम्र, लिंग, रंग पर टिप्पणी करते हैं, उनको जनता को एक सबक सिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि जो हमारी उम्र आज है वो आपकी कल उम्र होगी। हर घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना ये एक परंपरा ये लोग शुरू करें। नहीं तो हमारी भी उम्र कम है वाजपेयी साहब, आपसे भी कम है, नरोत्तम जी से भी कम है, शिवराज जी से भी कम है। हम तो उनके प्रति आदर का ही भाव रखते हैं। आपसे भी रिप्रेजेंटेशन जी। आपका तो कमलनाथ जी नंबर ही नहीं आने देंगे, अभी 60 वाले लगे लाइन में। नहीं, हमें नंबर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस उम्र में आपका नंबर आ जाना था अब तक, आपका नंबर कहाँ है खैर वो देखेंगे। आपको मेरा प्रोफाइल नहीं पता है। अच्छा, मैं आप दोनों से प्रोफाइल आप पूर्व हैं सर जो भी है। हितेश जी, मिथुन जी, आप दोनों से एक बात पूछना चाहूंगी। को वाकई लगता है कि राजनीति में इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए? आप दोनों ही अगर इस तरह की बात कर रहे होंगे तो प्रदेश की जनता कैसे सोचेगी, क्या करेगी प्रदेश की जनता? हितेश जी, आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप सत्ता में भी हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए, जो प्रदेश में जनता के लिए बहुत जरूरी है। उस और ध्यान ना देकर अगर आप उम्र पे ध्यान देते हैं, कांग्रेस क्या करने वाली है उस पर ध्यान देते हैं, तो आपको क्या करना है वो कौन सोचेगा सर? अभी 1 बजे का आपके चैनल पे लाइव कार्यक्रम हुआ, युवा उद्यमी योजना, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को ऋण दिया गया। हाँ। आप उसको रिवाइंड करके देखिएगा, हमारे जनसंपर्क विभाग की तरफ से आपको मिला था, आपने लाइव किया था। ये कार्यक्रम है। कल हमारे शाम को 6 बजे हमारा कल स्थापना दिवस है। कल गोवर्धन योजना के तहत एक बहुत बड़ा जो प्लांट है गीले कचरे के निस्तारण का, करोड़ों रुपए का, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले लगभग 5.5 लाख हमारे जो प्रधानमंत्री आवास हैं वो जनता को समर्पित किए गए। तो मुझे लगता है कि इन सब, और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। हितेश जी, जब इतना सारा काम प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं तो चाहे कमलनाथ जी आए चाहे उनकी जगह कोई और आए, दिक्कत कहाँ है सर? मिथुन जी, चलिए, हालांकि अभी हमारे लिए कोई दिक्कत क्यों नहीं है? अभी अगले विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न मिथुन जी आपसे पूछ लेती हूँ कि आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीति आप तय करके उतरेंगे, किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं? कौन कौन से अहम पॉइंट्स, अहम बिंदु हैं जहां आप बीजेपी को घेर कर प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि हम बेटर हैं बीजेपी से, आपके लिए अब एक बेहतर ऑप्शन है हम? देखिए, जिस तरीके से जनता के गुस्से का प्रदर्शन उमा भारती जी सरकार को ईंट मार करके कर रही हैं, अच्छा। जिस प्रकार से जनता के गुस्से का प्रदर्शन अजय बिश्नोई जी मध्य प्रदेश के सुब्रमण्यम स्वामी बन के कर रहे हैं, जिस तरह से गुस्से का प्रदर्शन नरोत्तम मिश्रा जी एनवीडीए की मीटिंग में सरकार के खिलाफ करते हैं,
जिस तरीके के गुस्से का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, चाहे वो उमाशंकर गुप्ता हो चाहे आलोक शर्मा, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ करके कर रहे हैं, उसी प्रकार के गुस्से का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जनता के करेगी। और इस जो सरकार है जिसने की जनता को हर मोर्चे पे लूटा है, जिसने की युवाओं को लूटा है, जिसने की युवाओं को फिर से व्यापम जैसी व्यवस्था दी, जिसने मध्य प्रदेश को बलात्कार के मामले में फिर शीर्ष पर पहुंचाया, जिसने की मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंचाया, आदिवासी अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंचाया, शीर्ष पायदान पर दलित अत्याचार में पहुंचाया, आदिवासियों का हक जिसने लूट करके खाया, सामान्य वर्ग को ठगने का जिसने काम किया, इस सरकार के खिलाफ जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। और ये जो बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम फला योजना लॉन्च कर रहे, सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार से युक्त हैं और भ्रष्टाचार ही इस सरकार की मेन योजना है। यही कारण है कि उन योजनाओं के डेटा को लेकर के कभी कोई बात नहीं होती और घुमाने फिराने के लिए आड़े टेढ़े कंट्रोवर्शियल बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के खिलाफ देते हैं, ताकि सरकार के द्वारा किए गए कामों पर बातचीत ना करनी पड़े। इस रणनीति के खिलाफ जाकर के बहुत ज्यादा वक्त अब इस डिबेट को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास नहीं बचा है। फाइनल प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ हितेश जी। चलिए आप ही से पूछ लेते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी के लिए वाकई क्या फायदेमंद हैं? क्या वाकई उन बातों का वक्त है बीजेपी के पास? प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारे काम है करने को। देखिए, सरकार के रूप में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। जो हमें ऐसा लगता है कि बुजुर्ग कमलनाथ जी के कमजोर कंधों पर जरूर जोर नहीं मार पा रही, और मेरा अनुरोध है कि वे जरूर करें, लेकिन कुछ तो वक्त बिताएं मध्य प्रदेश में महाराज। ये मेरी उनसे विनती है। ये दुबई से बैठकर मध्य प्रदेश चलाना अच्छी बात नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत निराश है और सरकार होने के नाते बाइपोलर पॉलिटिक्स है बहन जी यहाँ पर। तो बाइपोलर पॉलिटिक्स में हमको भी अच्छा नहीं लगता, सामने मैदान खाली दिखता है। जैसा उन्होंने बताया ना, हमारे नेता ही पक्ष को भी उठाते हैं, विपक्ष को भी उठाते हैं। तो ये ठीक है समय काल के लिए, लेकिन भाई कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो करेंगे तो अच्छी बात है। केरवा कोटी को भी न्याय मिले, गोविंद सिंह जी को भी न्याय मिले, सज्जन। चलिए मिथुन जी, फाइनल प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में सर। नहीं, सब जगह न्याय मिले, सब जगह न्याय मिले, लेकिन आपकी पूर्व महिला मुख्यमंत्री को न्याय ना मिले। और ये जो चुनौती आप लोग मोदी जी को दे रहे हैं कि 2 साल बाद आपको हटना है, और शिवराज सिंह जी दिल्ली जाकर के अपनी रिपोर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चुनौती मोदी जी को अच्छा समझ में आ रही है कि उनको 2 साल बाद। चलिए मिथुन जी, माफी चाहूंगी आप दोनों से ही, समय कम है, वरना इस डिबेट को हम और भी आगे बढ़ाते, लेकिन फिलहाल आप दोनों इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। उसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। 28 मार्च 4 अप्रैल ये 2 तारीखें दी गई हैं जिसमें जो है गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी। हमने किसानों की खरीफ फसल की कर्ज की समस्या को बनाया मुद्दा, लेकिन उससे पहले ही किसानों को जो ऋण जमा करना होगा, कैसे संभव है? बीजेपी नेता ने दिया था भरोसा।